हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th सीबीएसई केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और उस टॉपिक का हमारा आज नाम होने वाला है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और साथ ही में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से किस तरह से वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इन टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अभी तक दोस्तों हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर से 8 लेक्चर्स को कवर कर लिए हैं और इन 8 लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है, काफ़ी कुछ सीख लिया है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, डिफरेंट स्टेट के सोल्यूट और सॉल्वेंट को लेने पर किस तरह से सॉल्यूशन बनते हैं, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। और लास्ट के जो लेक्चर नंबर 6, 7 और 8 थे उसमें हमने बात करी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ये जो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये भी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही होती है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किन प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ये लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें से हमारे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है ये भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये भी किस पर डिपेंड करेगी, ये प्रॉपर्टी भी आपके सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशंस पर डिपेंड करने वाली है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कंफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन नॉर्मल एक फिजिकल प्रोसेस है। हालांकि फिजिकल प्रोसेस आपका ऑस्मोसिस भी फिजिकल प्रोसेस ही, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ये सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिना है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन बोथ आर फिजिकल फिनोमिना, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। बट ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी किसी भी चीज का या किसी भी पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस हम किसे बोलेंगे, ऑस्मोसिस में हमारा सोल्यूट पार्टिकल्स का या सोल्यूट का ट्रांसफर नहीं होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ऑस्मोसिस में मूवमेंट करेंगे वो आपके कौन करेंगे, ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होगा, ऑस्मोसिस में जो ट्रांसफर होगा वो आपके सोलवेंट पार्टिकल्स का होगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में जो ट्रांसफर होते हैं, ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, सोलवेंट पार्टिकल का होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स का नहीं होता। यानी कि जिस दो अगर सॉल्यूशन जिनके बीच में ऑस्मोसिस हो रहा है तो उस सॉल्यूशन में हमेशा मूवमेंट कौन शो करेंगे, मूवमेंट हमेशा आपके सोलवेंट के पार्टिकल शो करेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस समझने से पहले हम समझ लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या इसे हम लिख सकते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को अपने से पास करती है जिन पार्टिकल्स का साइज इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर साइज से छोटा हो। क्या बोला हमने कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को अपने से पास होने देती है जिन पार्टिकल का साइज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर साइज से क्या हो, छोटा हो। देखिए किस तरह से इसे हम समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास में एक ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हो सकती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जनरली सेल्यूलोज की बनी होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी अकरिंग होती है और आप सिंथेटिसाइज भी कर सकते हो, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बना सकते हो। तो ये हमारे पास में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दोनों में से कोई भी हो सकती है, या तो नेचुरल भी हो सकती है या फिर आपकी सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने में से सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को
अलो करती है पास होने के लिए जिन पार्टिकल की साइज इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो पार्टिकल है जिससे बनी हुई है उनका जो पोर साइज है, उनके बीच में जो गैप है, उस गैप से उन पार्टिकल का साइज क्या हो, छोटा हो। यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को अपने से पास होने के लिए अलो करती है। और ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सोलवेंट पार्टिकल क्या करते हैं, पास होते हैं। सोलवेंट पार्टिकल पास होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसमें? ऑस्मोसिस में। समझते हैं ऑस्मोसिस किस तरह से होता है। तो ऑस्मोसिस में हमने अभी आपको कहा कि ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, आपके सोलवेंट पार्टिकल का, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल का पास या सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा। सोलवेंट पार्टिकल में आपके कुछ भी सोलवेंट हो सकता है, आपका वाटर हो सकता है या फिर अदर कोई सोलवेंट हो सकता है जिससे आपने आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हो। अब जनरली जब भी हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो हमारे सोलवेंट होते हैं, सोलवेंट का साइज हमारे सोल्यूट पार्टिकल के साइज के कंपेयर में क्या होता है, छोटा होता है। सोलवेंट पार्टिकल का साइज सोल्यूट के कंपेयर में क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो जब भी हम दो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने दो कंटेनर लिए, उन दो कंटेनर में हमने डिफरेंट कंसंट्रेशंस के दो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए। मेरे पास में दो कंटेनर है, इन दो कंटेनर में हमने डिफरेंट कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन पास किए। एक में हमने कंसंट्रेशन जो था वो कम रखा, एक में हमने कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा, हायर कंसंट्रेशन वाला। सॉल्यूशन कैसा है, हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन का है। या हम बोल सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है या फिर हमने सोल्यूट लिया ही नहीं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, प्योर सोलवेंट है। प्योर क्या हमने यहाँ पर लिया है, प्योर सोलवेंट लिया। एक में हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसी सोलवेंट का सॉल्यूशन बनाया है, और एक में हमने उस सोलवेंट को क्या ले लिया, प्योर स्टेट में ले लिया। और इन दोनों कंटेनर को हमने एक ट्यूब के थ्रू क्या कर दिया, कनेक्ट किया हुआ है। और ट्यूब के थ्रू जब हमने इसमें कनेक्ट किया तो इसमें हमने एक क्या लगा दी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज कर ली। यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगाई हुई है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया है यहाँ पर कि जो कंटेनर A था हमारा, उस कंटेनर A में हमने किस तरह का सॉल्यूशन फिल किया है। कंटेनर A में हमने जो सॉल्यूशन फिल किया है वो कैसा है, हायर कंसंट्रेशन का है। जबकि जो कंटेनर B है उसमें हमने जो सॉल्वेंट प्योर स्टेट में लिया हुआ है, प्योर स्टेट में लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप समझेंगे कि हमने जो कंटेनर A था उस कंटेनर A में सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई लिया है। इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, पर वॉल्यूम सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, वो पर वॉल्यूम सॉल्वेंट पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम है। यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल है, जबकि यहाँ पर वॉल्यूम क्वांटिटी में आपके सोल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों हैं। तो हम यहाँ पर अगर बात करें सोलवेंट के कंसंट्रेशन की, सोलवेंट का कंसंट्रेशन किसमें, मैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसका बात कर रहा हूं या मैं किसकी बात कर रहा हूं, सोलवेंट के कंसंट्रेशन की। कि सोलवेंट का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा रहेगा, तो सोलवेंट का कंसंट्रेशन कंटेनर B में क्या है आपका, हाई है सोलवेंट का कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां पर क्या है आपका प्योर सोलवेंट है। जबकि आपके जो आपका कंटेनर A है, उस कंटेनर A में आपके सोलवेंट का कंसंट्रेशन कम है। तो आपका जो सोलवेंट है, सोलवेंट के पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव होना चाहेंगे इस सेमी परमिएबल, देखो सोलवेंट पार्टिकल इधर भी है, सोलवेंट पार्टिकल इधर भी है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है आपने वो भी सोलवेंट में ही प्रिपेयर किया है, इधर प्योर सोलवेंट है। बट इधर क्या है आपका सोलवेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर सोलवेंट का कंसंट्रेशन कम है बट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सोलवेंट का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दो अलग अलग टर्म है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर।
ओके। तो अब देखिए आपका जो सोलवेंट है, जो आपने सोलवेंट लिया है, वो सोलवेंट किस डायरेक्शन में मूव होना चाहेगा? कंटेनर ए से बी में जाना चाहेगा या कंटेनर बी से ए में जाना चाहेगा? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या है? ये सिर्फ किसको पास करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ आपके सोलवेंट को पास करेगी। सोल्यूट से इसका कोई लेना देना नहीं है। सोल्यूट के जो पार्टिकल है उनका साइज बड़ा है, इसके पोरस साइज से ये उसको पास होने के लिए अलो नहीं करती है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पास कौन हो सकते हैं? आपके सोलवेंट के पार्टिकल। अब सोलवेंट के पार्टिकल किधर से किधर मूव होना चाहेंगे? जिधर से सोलवेंट के पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहां से वो कम की तरफ मूव होना चाहेंगे। ज़्यादा किधर है? प्योर सोलवेंट वाले कंटेनर बी में ज़्यादा है, यानी कि सोलवेंट के पार्टिकल्स का जो अब ट्रांसफ़र होगा वो कंटेनर बी से कंटेनर ए की तरफ मूवमेंट होगा। कंटेनर बी से कंटेनर ए की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो जब कंटेनर बी से कंटेनर ए में मूवमेंट होगा, कंटेनर बी से कंटेनर ए में पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होगा, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर एक फोर्स अप्लाई होगा, एक फोर्स लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा? फोर्स प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो ज़्यादा होगा। प्रेशर इस डायरेक्शन में भी लगेगा, प्रेशर कंटेनर ए से कंटेनर बी वाली डायरेक्शन में भी लगेगा, बट उस प्रेशर की वैल्यू जो रहेगी वो बी से ए की डायरेक्शन में लगने वाले प्रेशर्स की वैल्यू से ज़्यादा रहेगी। तो जब ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस किसे कहा हमने कि कंटेनर बी से कंटेनर ए में सोलवेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। सोलवेंट पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ मूवमेंट ही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। सोलवेंट पार्टिकल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। और जब ऑस्मोसिस हो रहा होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही होती, उस कंडीशन में लोअर कंसंट्रेशन पर या लोअर कंसंट्रेशन वाले कंटेनर पर या लोअर कंसंट्रेशन वाले कंटेनर से जो सोलवेंट का मूवमेंट हो रहा है, उस कंडीशन पर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर प्रेशर अप्लाई होता है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आया समझ में? अगर आपको इस ऑस्मोसिस की प्रेशर्स को रोकना है, इस ऑस्मोसिस की प्रेशर को रोकना है कि मुझे तो यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होना चाहिए, मुझे इन दोनों कंटेनर को एक दूसरे से क्या करके रखना है? कनेक्शन में भी रखना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी लगानी है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑस्मोसिस को नहीं होने देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दो प्रेशर काम कर रहे थे, एक प्रेशर इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, एक प्रेशर इस डायरेक्शन में काम कर रहा था। क्योंकि प्रेशर ए, जो कंटेनर ए से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था उसकी वैल्यू कम थी, इसीलिए आपका जो सोलवेंट पार्टिकल था वो जिधर से हायर प्रेशर लग रहा था कंटेनर बी टू कंटेनर ए, उधर की तरफ मूवमेंट कर रहा था। बट आपको ऑस्मोसिस को रोकना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसकी अपोजिट जो फोर्स है, उस अपोजिट फोर्स या उस प्रेशर की जो वैल्यू है, उस प्रेशर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? जब तक ये अपोजिट प्रेशर जो लग रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, अगर इस ऑस्मोटिक प्रेशर्स के इक्वल कर दोगे आप अप्लाइड प्रेशर को, तो वो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। देखिए किस तरह से हमारा जो कंटेनर ए था, उस कंटेनर ए पर भी हमारे एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगा रखा था, एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा था, कंटेनर बी पर भी हो रहा था, जो दोनों पर सेम हो रहा था, दोनों सेम टेम्परेचर पर थे, दोनों सेम कंडीशन पर थे। अब यहाँ पर जो अप्लाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, PATM में इसे लिख रहा हूँ कंटेनर ए पर, इस पर आपको और एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। और कितना एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करना पड़ेगा? जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल अगर आप प्रेशर अप्लाई कर देते हो, पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे शो करते हैं?
सिंबल से, पाई सिंबल से शो कर दो। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप बढ़ा देते हो, सिर्फ किस पर, आप कंटेनर ए पर बढ़ा रहे हो, कंटेनर ए पर थोड़ा सा और प्रेशर आप अप्लाई कर दो। कितना प्रेशर अप्लाई कर दो, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल अगर आप प्रेशर अप्लाई कर दो तो ये ऑस्मोसिस की प्रेशर क्या, ऑस्मोटिक की प्रेशर या ऑस्मोसिस की जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां से हम एक फॉर्मूला लिखते हैं ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू होता है सी टी आर, सी टी आर या सी आर टी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है पाई सी टी आर। यहां पर सी क्या है, यहां पर सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, जिधर की डायरेक्शन में आपके सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं। टी क्या है यहाँ पर, टी है यहाँ पर टेम्परेचर, आर यहाँ पर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन सी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन सी इज इक्वल्स टू मोल पर वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम। तो सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल्स टू एन टी आर अपॉन में आपका हो जाएगा वी, एन अपॉन वी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। किसके नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। यहां से मैं इसको और थोड़ा सा आगे एक्सप्रेस कर सकता हूं, इसे और आगे नेक्स्ट स्टेप में हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए एन अपॉन वी, मोल को हम क्या लिख सकते हैं, एन यहाँ पर क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मास यानी कि वेट, इसका किसका वेट, आपके गिवन जितना भी आपने सोल्यूट का वेट लिया है, वेट अपॉन उसका मोलर मास। एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मोल को हम लिख सकते हैं उसका वेट अपॉन मास। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी आर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एम वी। एम क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वी क्या है उसका वॉल्यूम, डब्ल्यू क्या है यहाँ पर उसकी क्वांटिटी, सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ से आपका एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू टी आर अपॉन पाई वी। अगर आपको यहाँ से सोल्यूट का वेट पता हो, सोल्यूट कितना सोल्यूट आपने लिया है वो पता हो, आपको टेम्परेचर पता हो, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पता हो, उसका वॉल्यूम पता हो, तो आप बता सकते हो कि वो जो आपने सोल्यूट लिया है उस सोल्यूट का मोलर मास कितना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन की, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं जिसमें ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस की कंडीशंस अप्लाई होती है। तो तीन टाइप के हमारे पास में यहाँ पर सॉल्यूशंस के टाइप्स हैं। एक हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन, देखते हैं। पहले इसे रफ कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो फर्स्ट हमारा टाइप होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर मार्कर चल नहीं रहा है, एक बार फिर से लिख देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों चेंबर में या दोनों सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोसिस हो रहा था उन दोनों चेंबर में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम हो जाए। हमने क्या किया था यहाँ पर कि हमने दो चेंबर ड्रॉ किए थे, उन दोनों चेंबर को हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट किया था, है ना, और दोनों में क्या लग रहा था, अपोजिट प्रेशर लग रहा था जिसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कहा था। अगर यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इस तरह से कर दें, हम दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या कर दें, इस तरह से बैलेंस कर दें कि जो दोनों डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर था, दोनों डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर था, उस प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाए,
सेम हो जाए, उस प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर लग रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर, वो प्रेशर की वैल्यू अगर सेम हो जाती है, उस कंडीशन पर ऑस्मोसिस नहीं होगा। उस कंडीशन पर ना तो सोलवेंट पार्टिकल चेंबर ए से चेंबर बी में आएंगे, ना चेंबर बी से चेंबर ए में जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो लगने वाला प्रेशर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर, अपोजिट प्रेशर है, उसकी वैल्यू सेम हो गई, जिसकी वजह से सोलवेंट पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ऐसा कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, अपोजिट ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इक्वल हो जाती है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इसके बाद में हमारा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट सॉल्यूशन का टाइप है वो आपका क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड नंबर का होगा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन टाइप्स के आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। ये किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। आइसोटोनिक में दोनों चेंबर का जिनमें आपका ऑस्मोसिस हो रहा है, दोनों चेंबर का आपका जो कंसंट्रेशन था वो सेम हो जाता है। कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से, या कंसंट्रेशन यहाँ हम बोल सकते हैं प्रेशर सेम हो जाता है, कंसंट्रेशन सेम नहीं, प्रेशर अगर सेम हो जाता है तो वहां पर ऑस्मोसिस नहीं होगा। दोनों तरफ से लगने वाला जो फोर्स है, प्रेशर है, उसकी वैल्यू जब सेम हो जाती है तो वहां कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी। अब समझ लेते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल से आपको बेटर वे में समझ में आएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स में जो ब्लड सेल्स का प्लाज्मा होता है या साइटोप्लाज्म होता है, ब्लड सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में जो NaCl का कंसंट्रेशन होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन होता है 0.9%। 0.9% किसमें, मास पर वॉल्यूम में। मास वॉल्यूम जो इसका कंसंट्रेशन रहेगा, किसका कंसंट्रेशन, प्लाज्मा सेल्स का, कौन सी सेल्स का, आपकी जो ब्लड सेल है उसके साइटोप्लाज्म का। यानी कि कोई ब्लड सेल्स है, मान लो हमारी ये ब्लड सेल्स रही होगी, इस ब्लड सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ब्लड सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन, NaCl का कंसंट्रेशन। NaCl का कंसंट्रेशन इस साइटोप्लाज्म में कितना है, 0.9%। 0.9% मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म लिख रहे हैं हम। अब अगर इस सेल को हम ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं, इस सेल्स को अगर हम ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिस सॉल्यूशन का, और ये सॉल्यूशन किसका, NaCl का ही सॉल्यूशन है। अगर हम इस सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी क्या है, 0.9% मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन है। अगर हमने इस ब्लड सेल को कैसे सॉल्यूशन में रखा, हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिस सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% मास वॉल्यूम ऑफ NaCl। तो अब देखिए आप, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया, सेम हो गया। यानी कि ये जो सेल है, इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर क्या हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इनर साइड भी कंसंट्रेशन सेम है और आउटर साइड भी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। उस कंडीशन में यहाँ पर जो ऑस्मोसिस होगा वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, कोई ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन सेम है, सेल के अंदर भी सोलवेंट का कंसंट्रेशन सेम है, सोलवेंट पार्टिकल सेम है, और बाहर भी सेम है। उस कंडीशन में आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर मैं इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्या कर देता हूं, इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को 0.91 से इंक्रीज कर देता हूं। क्या किया मैंने, 0.91 से इंक्रीज कर दिया NaCl का कंसंट्रेशन, किसमें, सॉल्यूशन में। उस कंडीशन पर क्या होगा, उस कंडीशन पर आप देखोगे कि अब सेल के अंदर जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन था,
सोलवेंट का जो कंसंट्रेशन था या सोलवेंट जो पार्टिकल्स थे, सोलवेंट यानी कि वाटर, सोलवेंट यानी कि वाटर, यहाँ पर सोलवेंट कौन है, वाटर है। वाटर का जो पार्टिकल परसेंट था वो बढ़ गया, NaCl का परसेंटेज कहाँ पर आपने बढ़ाया, NaCl का परसेंटेज आपने बाहर बढ़ाया, जिससे बाहर के सॉल्यूशन में वाटर का जो परसेंट था, वाटर का जो परसेंट था वो कम हो गया। वाटर का परसेंट बाहर कम है, अंदर अभी भी वही है, यानी कि 9.1 वाला कंसंट्रेशन है। तो वाटर पार्टिकल क्या होंगे, सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वाटर पार्टिकल का मूवमेंट अब किधर की तरफ शुरू हो जाएगा, सेल से बाहर की तरफ। और उस कंडीशन में ये जो ब्लड सेल थी ये क्या हो जाएगी, ब्लड सेल आपकी श्रिंक हो जाएगी, ब्लड सेल आपकी छोटी हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब भी आप सेल को रखते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब भी आप सेल को रखते हो तो सेल क्या कर जाती है, श्रिंक हो जाती है, सेल सिकुड़ जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर मैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्या कर दूं, 0.91 से डिक्रीज कर दूं, कम कर दूं, उसका कंसंट्रेशन, NaCl का कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी इस सॉल्यूशन को मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने पर क्या होगा, डाइल्यूट करने पर अब बाहर की तरफ वाटर पार्टिकल्स के नंबर क्या हो गए, बढ़ गए, बाहर की तरफ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। आपने बढ़ाया किसका है, आपने कम किसका किया, NaCl का कम किया, तो वाटर का जो परसेंट था वो क्या हो गया, बढ़ गया, यानी सॉल्वेंट का परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब वाटर पार्टिकल किधर से किधर जाने लग जाएंगे, अब वाटर पार्टिकल आपके सॉल्यूशन से सेल के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये सेल जो थी आपकी ये क्या होने लग जाएगी, स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगी, फूल जाएगी, क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, यानी कि इस पर फूल जाएगी, इसके अंदर जो वाटर पार्टिकल है वो इंटर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, क्या समझा हमने, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके बाद में आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। हमने एक ब्लड सेल्स का एग्जांपल लिया, कब आप सेल्स को आइसोटोनिक में रखोगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में रखोगे तो क्या होगा, और आप हाइपरटोनिक में रखोगे तो क्या होगा, और हाइपोटोनिक में रखोगे तो क्या होगा। इसके बाद में हम समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस समझेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस से वाटर का प्यूरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। चलिए इसे रफ कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। आरओ पढ़ते हैं हम, आरओ जो हमारे घरों में लगा होता है, आरओ से हम किस तरह से वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। आरओ में भी आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है, उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर पार्टिकल्स को सॉल्ट पार्टिकल्स से अलग किया जाता है, या वाटर में से सॉल्ट को अलग सेपरेट किया जाता है और हमें प्योर वाटर मिल जाता है। ठीक है, और इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कहते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, ओके। देखिए क्या होता है, आरओ में हमारा जो वाटर का प्यूरिफिकेशन होता, उस सेटअप में भी आरओ में भी आपके क्या होते हैं, दो चेम्बर होते हैं। इस तरह से हम उसे बनाते हैं, यहाँ पर ये हमारा आरओ का स्ट्रक्चर है। इस आरओ में दो चेम्बर है और दोनों चेम्बर के बीच में हमने क्या लगा रखी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा रखी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए किस तरह से, अब एक तरफ हमारा प्योर वाटर है, जो वाटर का क्या हो चुका है, प्यूरिफिकेशन हो चुका है। ये इधर क्या है आपका, प्योर वाटर, क्या है, प्योर वाटर, यानी कि साफ पानी, जो हमने इसे क्या कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया है। देखिए
इस तरह से, और एक साइड हमारा चेम्बर में क्या फिल है, सॉल्ट वाटर, जो कि हमारा अनप्योर वाटर है, या इसे हम बोलते हैं सॉल्ट वाटर, जिसमें सॉल्ट का परसेंटेज ज़्यादा है, जो पानी हमारे पीने योग्य नहीं है। इसी पानी को हमें क्या करना है, प्योर करना है। अब यहाँ पर देखो ऑस्मोसिस किस तरह से होगा। ऑस्मोसिस हमने क्या कहा कि जिधर आपके सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, उधर से सॉल्वेंट पार्टिकल कम कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का जिधर कंसंट्रेशन कम है उधर की तरफ जाएगा। या फिर हम पूरे सॉल्यूशन की अगर बात करें तो जिधर सॉल्यूशन में जिधर लोअर कंसंट्रेशन है उधर की तरफ मूवमेंट करेंगे आपके कौन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे आपके सोल्यूट के पार्टिकल। देखिए यहां से होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ऑस्मोसिस की अगर प्रोसेस होती तो यहाँ से वाटर जो आपके प्योर वाटर है वो प्योर वाटर के चेंबर से सॉल्ट वाटर में एंटर होना चाहिए थे आपके वाटर के मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस के थ्रू इस तरह से प्रोसेस होनी चाहिए थी। बट हम क्या करते हैं आरओ में, आरओ में हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ से अप्लाई करते हैं। और वो जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन से, एक्स्ट्रा जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन से, उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वैल्यू या उस एक्स्ट्रा प्रेशर की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो इतनी हम कर देते हैं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर वाटर पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में मूव करवाने में, सॉल्ट चेंबर में मूव करवाने में, इसकी डायरेक्शन को क्या कर दे, अपोज कर दे, अपोजिट कर दे। तो अब यहाँ से सॉल्ट चेंबर से जो सॉल्ट चेंबर में या जो सॉल्ट वाटर था, यहाँ से जो वाटर थे वो वाटर पार्टिकल क्या होने लग जाएंगे, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए किस चेंबर में जाने लग जाएंगे, प्योर वाटर के चेंबर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। और हमें यहाँ से प्योर वाटर मिल जाएगा। ये जो हमें वाटर मिलेगा, इस वाटर में हमें कोई भी सॉल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, सॉल्ट के सारे पार्टिकल कहाँ पर रह गए, इसी चेंबर में रह गए, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ किसको अलाउ कर रही है पास होने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वाटर पार्टिकल को अलाउ कर रही है। और ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रही, होना इस डायरेक्शन में चाहिए था, ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, चेंबर प्योर वाटर के चेंबर से सॉल्ट वाटर में वाटर पार्टिकल इंटर होने चाहिए थे। बट हमने ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई किया है पिस्टन से, ये एक्स्ट्रा प्रेशर उस ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को क्या कर देता है, बदल देता है, उस ऑस्मोसिस को उल्टा कर देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस से इसी वे में वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है, आरओ में एक पिस्टन लगाया जाता है, उस पिस्टन से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है। उस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, उस प्रेशर की वैल्यू जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था उससे ज़्यादा होती, जिससे क्या होगा कि ऑस्मोटिक की जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन थी वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आरओ, आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। और इससे इस तरह से वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, हमने समझा ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन क्या होते हैं, और आरओ क्या होता है, और आरओ से वाटर का प्यूरिफिकेशन किस तरह से होता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको इन टॉपिक के लिए क्लियरिटी हुई होगी, इन टॉपिक से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं रहे होंगे। अगर आपको इन टॉपिक से या अदर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहता है सॉल्यूशन चैप्टर से, तो आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक का हम आपको क्लेरिफिकेशन देंगे, उस टॉपिक का हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको केमिस्ट्री को ईजी वे में समझने के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हो, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही हो, तो इस लेक्चर सीरीज की जो लिंक है उसे अपने दोस्तों के साथ में अपने क्लास ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।